बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा ये एमडी कैट का लेक्चर नंबर 3 है, एमडी कैट फिजिक्स का। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड है। स्टूडेंट, आज के इस चैप्टर के अंदर हम वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक को जो सा है वो एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से डीपली क्लियर करेंगे। और ये पहला ऐसा चैनल है जिस पर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के जरिए तमाम तर जो लेक्चर्स हैं वो आपको एक ऑर्गेनाइज मैनर में मिल रहे हैं। इस सिलसिले में आप फेसबुक पेज पे भी लाइक करें, जाकर फेसबुक पेज को सीखो ऑनलाइन के नाम से फेसबुक का पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 3 का था। और अगर उस हवाले से आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का पहला पोर्शन वर्क की डेफिनेशन है। हमने दो तरह के वर्क डन पढ़े थे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो डिफाइन आपको आना चाहिए। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करने से वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो उसे हम बोलेंगे कि बॉडी ने एक वर्क डन किया है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की एग्जांपल आपके पास है स्प्रिंग की। स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करके छोड़ते हैं तो वो वेरिएट करना शुरू करता है। आपकी एनर्जी उस स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कुछ टाइम के बाद कम होना शुरू हो जाती है, रिलीज होना शुरू हो जाती है इन द फॉर्म। तो ऐसी सूरत में आपके पास क्या है कि आपका ये जो स्प्रिंग है ये अपनी एनर्जी रिलीज करता है, तो फोर्स वेरे करती है। इसे आप बोलते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। फॉर्मूला इसका पहला है वर्क डन का एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा का एंगल आप इस्तेमाल करेंगे, एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। उसके बाद वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन क्योंकि फोर्स वेरे करती है तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स को इस्तेमाल करते हैं। वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ कॉस थीटा है, ठीक है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है रॉकेट प्रोपल्जन की। रॉकेट जब मूव करता है तो वो हाइट पे जाते जाते अपनी गैसेस को इजेक्ट करता है, बर्न आउट करता है। बर्न आउट करने से उसकी जो गैस, जिस वजह से वो गैस बर्न होती है, वो उसके अंदर हाइड्रोजन और लिक्विड गैसेस है, उनका मास रिड्यूस होता रहता है। और रॉकेट का मास भी क्या होता है, रिड्यूस। तो उसकी जो फोर्स है वो भी चेंज आती है, वो भी रिड्यूस होती रहती है। और मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के वो फोर्स कम होती है और उसके बाद फिर वो रॉकेट वापस आना शुरू होता है। तो बेसिकली क्या है कि पॉइंट ऑफ इग्निशन से लेकर मैक्सिमम हाइट तक फोर्स वेरी कर रही होती है और उसकी वजह से उसका वर्क डन भी डिफरेंट आता है। तो जो कंपोनेंट फोर्स का हम इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा एफ कॉस थीटा कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन में जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो कोस थीटा का कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा ये भी है कि वर्क डन का जो वर्टिकल वर्क डन होगा कि अगर बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस सूरत में ये cos थीटा का कंपोनेंट नहीं होगा, उस सूरत में फिर वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और वर्क डन का फॉर्मूला भी फिर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर हम एट एन एंगल थीटा वर्क डन को पढ़ रहे होते हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल, तो इस वजह से जो कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं वो cos थीटा का ही करते हैं। अच्छा, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा सारों को। आगे चलते हैं यूनिट और डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन जो सी हैं वो दोनों की सेम है, क्योंकि वर्क डन है न्यूटन मीटर है और डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। यूनिट कन्वर्जन है, अब कुछ यूनिट कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूटन मीटर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन, वैल्यू पुट करेंगे तो जॉल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। जॉल एनर्जी का यूनिट है और वर्क डन भी एनर्जी है। तो यहां से एक बात सुने, चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी, तो याद रखिएगा वर्क डन जो है वो बेसिकली एनर्जी के इक्वल ही होता है। आगे चल के स्लाइड्स में ये पॉइंट डिस्कशन होगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा था। तो इस वजह से जो वर्क डन का यूनिट है वो जॉल है, न्यूटन मीटर इसका नॉन एसआई यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मेरे जहन में आया, एक कंपैरिजन है, तो चलें वो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर करके आगे चलता हूँ। वो ये है कि बेटा देखिए टॉर्क का यूनिट आप क्या लिखते हैं। टॉर्क को अगर मैं लिखूँ ना तो आर एफ, सिंपल इसकी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा 90 के साथ मैक्सिमम। तो आर का यूनिट मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन।
तो ये टॉर्क का एसआई यूनिट है, लेकिन वर्क डन का भी यही यूनिट बनता है, लेकिन ये नॉन एसआई यूनिट बनता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस यूनिट का याद होना चाहिए आपको, ये कंफ्यूज नहीं करना है। तो वर्क डन का एसआई यूनिट फिर क्या हुआ, जॉल हुआ। तो ये दोनों जो से हैं वो डिफरेंट है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। 1 कैलोरीज। 1 कैलोरीज ये नॉन एसए यूनिट है, 4.18 जॉल के इक्वल, 1 अर्ज 10⁻⁷ के इक्वल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁻19 के जूल जॉल के इक्वल। ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, ये क्या है, आपकी मेमोरी है। ये यूनिट्स आपको याद होने इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज में वो जॉल की वैल्यू अगर यूज नहीं करता तो पॉसिबल है कि एमडी कैट में वर्क डन में फोर्स की वैल्यूज या वर्क डन की वैल्यूज वो किसी भी यूनिट में दे सकता है। तो आपको अपना राइट आंसर फिर यूनिट कन्वर्जन करने के बाद निकालना होता है। तो इस वजह से ये वैल्यूज जब आपको याद होंगी तो तभी आप ये कन्वर्जन कर पाएंगे, अदरवाइज आप ये कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। वर्क डन डिफरेंट एंगल्स के ऊपर क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 0 पर वर्क डन मैक्सिमम होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर वर्क डन माइनस एफ डी होता है। नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल एक ही है, जब आप पुली से पानी निकालते हैं किसी कुएं से, तो बेसिकली आप डाउनवर्ड क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। बॉडी डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर करती है, अपवर्ड कवर करती है। तो F इंटू डी का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री बनता है, एंटी पैरेलल होता है। तो यहाँ पर 180 की वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो आपके पास कोस 180 माइनस के इक्वल आएगा, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव वर्क डन की ये एग्जांपल याद रखिएगा। तो नेगेटिव वर्क डन भी पॉसिबल है, ठीक है। और नेगेटिव वर्क डन में नेगेटिव बेसिकली वर्क डन को शो नहीं कर रहा, बल्कि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। थीटा 60 डिग्री, वर्क डन अपनी टोटल वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री के ऊपर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो तीसरा वाला पॉइंट है, ज्यादातर एमसीक्यूज इस तरह के रेलिवेंट बनते हैं। 45 डिग्री के ऊपर वर्क डन क्या होगा, आपने वो 45 डिग्री की वैल्यू टेबल के अंदर याद रखनी है। 30 डिग्री पर वर्क डन क्या होगा, आपने वो वैल्यू याद रख लेनी है। इसी तरह 75 के ऊपर वर्क डन क्या होगा, तो ये टेबल की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती हैं। आगे चलते हैं अब ग्राफ के ऊपर, वर्क डन का ग्राफिकल मेथड। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ किसके इक्वल आएगा, वर्क डन के इक्वल। एरिया आप कैसे निकालेंगे, एरिया आप निकालेंगे उसकी शेप से। उसके नीचे जो ग्राफ है ये आपके पास रेक्टेंगल शेप बन रहा है, तो ये वैल्यू आपके पास किसकी है, फोर्स की, फोर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आपके पास होगी वो आप नोट करेंगे। ये टोटल लेंथ आपकी डिस्प्लेसमेंट की है, तो वर्क डन आपके पास किसके इक्वल आएगा, एफ डॉट डी के इक्वल आएगा, डॉट प्रोडक्ट के इक्वल। तो एरिया जब आप मालूम करेंगे, ये रेक्टेंगल बनती है बेसिकली, तो रेक्टेंगल जो सी है वो लेंथ इंटू विड्थ है, तो वर्क डन की वैल्यू आपके पास एरिया कैलकुलेट करने से आ जाएगी। अब दूसरा ग्राफ वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है। ये सिंपल ग्राफ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ग्राफ डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट यही इस्तेमाल होगा कि आप ग्राफ को उसके छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। हर कंपोनेंट फोर्स का एक थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, F1 cos थीटा, और एक खास छोटे इंटरवल के लिए वर्क डन कांस्टेंट होगा। ये छोटा सा पॉइंट कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंड करिएगा बेटा, कि जब हम वर्क डन के ग्राफ को छोटे छोटे इंटरवल पर डिवाइड कर देते हैं, तो एक इंटरवल स्ट्रेट लाइन माना जाता है, ठीक है। एक इंटरवल क्या माना जाएगा, स्ट्रेट लाइन माना जाएगा। उसके बाद आपने एक किसी खास एरिया को कंसीडर करना है, तो स्ट्रेट लाइन के नीचे ये एरिया जो है वो रेक्टेंगुलर शेप बनेगा, तो आपने इसके रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। फिर सब के टोटल रेक्टेंगल्स के एरिया को आपने क्या कर देना है, सम कर देना है। वी डिवाइड एरिया इनटू स्मॉल इंटरवल, ठीक है। एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यूरिंग द इंटरवल। टोटल वर्क डन क्या होगा, सम ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर एरियाज होगा। तो इस तरीके से आप जो सा है वो इस ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग को लाजमी डेवलप करेंगे, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिलेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे अच्छा स्टूडेंट्स, आप देखें, पहला एमसीक्यूज है, इफ 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट सर्टेन एंगल थीटा डिस्प्लेस्ड इट थ्रू 5 मीटर एंड परफॉर्म्स 25 जूल वर्क, फाइंड द एंगल थीटा। एंगल फाइंड करना है। गिवन क्या है? 10 न्यूटन फोर्स गिवन है, आपके पास 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और वर्क डन की वैल्यू गिवन है। एफ डी कॉस थीटा है। थीटा किसके इक्वल आएगा? कॉस इनवर्स वर्क डन बाय एफ डी। वर्क डन की वैल्यू 25, एफ की वैल्यू फोर्स की आपके पास 10 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 5 है, तो टोटल एंगल आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा? 60 डिग्री। तो इस तरह से आप वर्क डन का एंगल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये इसी से रिलेटेड फिर आपके पास एमसीक्यूज वर्क डन का भी बन सकता है, फोर्स का भी बन सकता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी बन सकता है। अब देखें, फोर्स इस तरह से भी गिवन हो सकती है कंपोनेंट की फॉर्म में। 2i plus 3j न्यूटन हैज its point of application from a 13 मीटर to point b 57 मीटर, फाइंड द वर्क डन। अगर किसी को याद हो बच्चों, आपको ये वैसे रिकॉल होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 2 में आपने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़े थे, वर्क डन मालूम किया था, जिसका आंसर आप 22 यूनिट निकालते थे। पेज के बिल्कुल लास्ट पर मुझे याद है, पुरानी बुक में वो लिखा हुआ था। तो आप लोगों को क्या देखना है कि वो अपनी वो प्रैक्टिस भी आप लोगों को रिवीजन रखनी है, ठीक है। वर्क डन को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड और डी जेड। एफ का डी एक्स पहले डी निकाल लेंगे आप। डी कैसे होता है? आपके पास फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू के, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जो सी है वर्क डन की 5i प्लस 7j माइनस 1i प्लस 3j, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा 4i माइनस 4j। अब आप वर्क डन निकालेंगे, फोर्स की वैल्यू पुट करें, डिस्प्लेसमेंट की पुट करें। डॉट प्रोडक्ट का रूल ये है कि i वाली वैल्यू i से और j वाली वैल्यू j से, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 20 जूल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू द फोर्स, तो वर्क डन बाय द फोर्स इज गिवन। परपेंडिकुलर से ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए। cos 90 डिग्री जीरो के इक्वल होता है, तो वर्क डन इसका क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। वर्क हैज सेम डायमेंशन एज ऑफ टॉर्क। अभी मैंने टॉर्क की आपको वैल्यू बताई, तो यहाँ पर आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि वर्क डन और टॉर्क का बुनियादी डिफरेंस क्या है। वर्क डन और टॉर्क का फार्मूला सेम है, यूनिट डिफरेंट है। वर्क एनर्जी के इक्वल होता है, लेकिन टॉर्क एनर्जी के इक्वल नहीं होता, बट इनकी क्वालिटेटिव नेचर सेम होती है। दोनों सूरतों में फोर्स लगाने पे बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। When finite force is parallel to the direction of motion of body 50 न्यूटन, वर्क डन इज। एक फाइनाइट फोर्स है, यानी लिमिटेड फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेटेबल है। अगर यहाँ पर इनफाइनाइट फोर्स होता तो इसका मतलब था कि फोर्स की वैल्यू कैलकुलेटेबल ही नहीं है। डायरेक्शन पैरेलल में है, किसके? बॉडी के 50 न्यूटन पर, तो वर्क डन क्या होगा? देखिए पैरेलल है, 0 डिग्री आएगा, तो वर्क डन आपके पास क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। cos 0 1 होता है, तो वर्क डन आपके पास आएगा मैक्सिमम। ये करेक्शन कीजिएगा, ये रॉन्ग आंसर है। मिनिमम 90 डिग्री पर होगा, जो इससे पहले एमसीक्यूज हमने कर लिया। अब देखिए कि ये कितने मजे के तरीके से मैंने आपको जो पूरा टॉपिक है वो 3 टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिए हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, वर्क डन और टॉर्क का रिलेशन, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड का रिलेशन। आपने इसमें से क्या क्या काम करना है, ठीक है। अब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट की 1/2 एफ एक्स, ठीक है। फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या होती है? के एक्स के इक्वल, तो ये क्या बनेगी? वर्क डन के एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला आपके पास बनेगा फिर वर्क डन का एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k। ये दो वर्क डन के फॉर्मूलाज पहले आपने नहीं पढ़े होंगे, ये भी आपको इस लेक्चर में मिल रहे हैं। ये एमसीक्यूज के लिए नोट करें अपनी कॉपियों के ऊपर। अगर इसी बॉडी का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट गिवन दिया जाए, तो वर्क डन कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। यहां से रिलेटेड आपको रेशोज भी आ सकती हैं कि दो स्प्रिंग है, ये एक एमसीक्यूज में आपके साथ डिस्कशन करने लगा हूं। दो स्प्रिंग है,
उसमें एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरा स्प्रिंग कांस्टेंट थोड़ा स्मॉल है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। दोनों स्प्रिंग को कंप्रेस करने से उसके दरमियान में जो एक्सटेंशन आई x1 और x2 वो इक्वल है, यानी स्प्रिंग नंबर 1 में एक्सटेंशन और स्प्रिंग 2 में एक्सटेंशन क्या हुई, इक्वल हुई। तो वर्क डन की रेशोस क्या होगी, तो फिर आप W1 और W2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखें 1/2, ये मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को देखने के लिए आसानी रहे। अच्छा 1/2 ये कलर ठीक रहेगा। के एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2 के है, सॉरी ऊपर भी के एक्स स्क्वायर, ये 1 है, ये 1 है और ये 2 और 2 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, कैंसिल होगा, 1/2 के इक्वल होगा। तो आंसर आपके पास किसके इक्वल आएगा, वर्क डन 1 डिवाइडेड बाय वर्क डन 2 इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशो K1 ओवर K2। तो ये तरीका है एमसीक्यूज पूछने का, कि आपसे एग्जामिनर कभी ये नहीं कहेगा कि एक्स की वैल्यू गिवन करेगा, के की कहेगा और भाई निकालो, वो आपको रेशोस कैलकुलेट करने को कहेगा। तो देखें अब इसकी पहचान क्या है। अगर तो आपके पास के की वैल्यू सेम है, F1 F2 से ग्रेटर है, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये शॉर्टकट मेथड आप याद रखें, F1 डिवाइडेड बाय F2 का होल स्क्वायर। और अगर F आपके पास कांस्टेंट है, K1 K2 से ग्रेटर होगा, तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, फोर्सेस की रेशो के बराबर होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, तो वर्क डन जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की रेशो के बराबर आएगा। तो ये तीन फार्मूलाज हैं, दो यहाँ स्लाइड पे लिखे हुए हैं, तीसरा मैंने एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आपको समझा दिया। ये आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों का ये पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। अच्छा आगे चलते हैं वर्क डन और टॉर्क पे। वर्क डन का रिलेशन F इंटू एस। एस क्या है, आर थीटा के इक्वल होता है। आर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर्क लेंथ के जरिए, ठीक है, ये आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा हुआ था। आर्क लेंथ एस होती है, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा कहलाता है। तो वर्क डन किसके इक्वल प्रूव हो गया, टॉर्क थीटा के इक्वल प्रूव हो गया। तो वर्क डन जो सा है वो आपका टॉर्क के इक्वल नहीं होता, बल्कि टॉर्क थीटा के इक्वल होता है। ये याद रखिएगा, वर्क डन कभी भी टॉर्क के इक्वल नहीं आएगा, बल्कि प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड इट्स एंगल ऑफ रोटेशन, किस एंगल के ऊपर उसको रोटेट किया जा रहा होता है, या थीटा डिस्टेंस के इक्वल आता है। तो ये आपके पास जो सा है वो वर्क डन का आंसर आता है। अब याद रखिएगा उसके बाद ये वाला पॉइंट, वर्क डन सेंट्रीपिटल फोर्स में हमेशा जीरो होता है। ये बात पहले भी डिस्कशन हो चुकी, क्लोज्ड पाथ है, क्लोज पाथ के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जब क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास mgh के इक्वल है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन बाय ग्रेविटी जो सा है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे g की वैल्यू जो सी है वो डाउनवर्ड होती है, हाइट की वैल्यू अपवर्ड है, तो ये वर्क डन नेगेटिव लिखा जाता है। और जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वर्क डन पॉजिटिव लिखा जाएगा। ये दो साइन कन्वेंशन है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंस, टेंशन इन स्प्रिंग, ये 6 एग्जांपल्स हमारी बुक की हैं। नॉन कंजर्वेटिव नॉर्मल फोर्स है, प्रोपल्जन फोर्स ऑन रॉकेट और प्रोपल्जन फोर्स ऑफ रॉकेट। ये वाला पोर्शन आपका मेमोरी वाला पोर्शन है, लेकिन आप लोग इसको याद लाजमी करेंगे। मेमोरी से रिलेटेड भी एमसीक्यूज आपके एमडी कैट का हिस्सा होते हैं। आगे आपके पास टॉपिक है पावर का। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर का एक फार्मूला आपके पास है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। यूनिट इसका होता है जॉल्स पर सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ये सारे यूनिट्स आपको आने चाहिए और इन सारे यूनिट्स की कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्जन मुश्किल नहीं होती है, कन्वर्जन बेसिकली आपने फार्मूलाज को यूनिट के अंदर ही पुट करना होता है। तो वो अगर आपको यूनिट अच्छे से याद है तो फिर आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं।
वर्क डन का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ डॉट वी वाला। इसका प्रूफ यहाँ पर नहीं है, लेकिन इससे आगे ये बात देखें कि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को आप एफ वी कॉस थीटा में लिख सकते हैं। अगर थीटा 0 है तो वर्क डन एफ इंटू वी होगा, थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 होगा। यहाँ पर आपके पास दो तरह के केस और बन जाते हैं। अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे, एक तो ये है कि कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी जो सी है वो आपके पास यूनिफॉर्म रहेगी, ठीक है। और अगर नॉन कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी आपके पास जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। उसके बाद आपके पास है पावर ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ सीरीज से क्या मुराद है? पावर ऑफ सीरीज, पावर सीरीज सर्किट के अंदर क्या होगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगी। मतलब अगर दो डिवाइसेस हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको मैंने पैरेलल में प्लेस कर दिया। जब मैंने ये इलेक्ट्रिक डिवाइस पैरेलल में प्लेस की तो तीनों की पावर जो है वो क्या होगी, वो V1 का स्केयर डिवाइडेड बाय R प्लस V2 का स्केयर डिवाइडेड बाय R प्लस V3 का स्केयर डिवाइडेड बाय R। और ये भी यहाँ पर जो सा है वो पोटेंशियल के बराबर है। इसी तरह अगर मेरे पास एक लोड रेजिस्टेंस या लोड बल्ब जो सा है वो सीरीज में लग जाए, तो पावर के लिए जो फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा वो आई स्केयर वी का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन फार्मूला के याद रखने हैं। यहाँ पर अब एक शॉर्ट मेथड, एक शॉर्ट ट्रिक और एक एमसीक्यूज, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट है, आप ज़हन-नशीन रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि एक लोड रेजिस्टेंस जो सी है उसमें दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल लगी हुई हैं। उसके बाद ये रेजिस्टेंस तीसरी के क्या लगी हुई है, पैरेलल, बैटरी के साथ अटैच है। ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस R1 है, ये वाली रेजिस्टेंस R2 है, और इस लोड बल्ब की रेजिस्टेंस R3 है। इनका पोटेंशियल है V डैश। अब मुझे बताएं कि यहां पर वो कहते हैं कि तीनों रेजिस्टेंसेस इक्विवेलेंट है। तीनों रेजिस्टेंसेस क्या है, इक्विवेलेंट है। तो पावर कैलकुलेट करके बताएं क्या होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस का मतलब है कि R1, R2 और R3 आपस में क्या है, इक्वल है। तो फिर आप क्या करेंगे, V का स्केयर, पोटेंशियल तो सेम रहेगा, V1 का स्केयर डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 का स्केयर डिवाइडेड बाय R2, V3 का स्केयर डिवाइडेड बाय R3। तीनों के अंदर अलग अलग पोटेंशियल, तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, NR से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेथड मकसद था आपको बताना कि जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस की बात करेंगे तो फिर तीनों का सम करके आप उसको N इंटू आर करेंगे। अब तीन रेजिस्टेंसेस हैं तो N की जगह पे 3 पुट करेंगे। अब 5 आ जाए तो N की जगह पर 5 पुट करेंगे। 10 आ जाए तो N की जगह पे 10 पुट करेंगे, अप टू सो ऑन। आप इससे रिलेटेड कोई भी फार्मूला जो सा है वो सोल्व कर सकते हैं। सेम यही सिचुएशन किसके लिए है, आई स्केयर वी के लिए है, ठीक है। आई स्केयर वी के अंदर भी जो सा है वो आप ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेंशियल का। अब आता है पावर, ये पावर थी काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से। अब आता है पावर, वर्क डन mgh पर यूनिट टाइम। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मैंने जिक्र किया तो वो भी देख लें। वर्क डन जो सा है वो काइनेटिक एनर्जी में एफ डॉट डी के बराबर होता है। तो अगर आपको फोर्सेस गिवन है या कुछ और वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट गिवन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कवर और फोर्स गिवन है, वर्क डन कैलकुलेट करना, तो आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप इसकी मैग्नीट्यूड भी लिखेंगे, एफ डी कॉस थीटा बाय टी। तो ये वाला फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से बनेगा और ये फार्मूला आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिहाज से बनेगा। वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी mgv होती है, और वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, mv स्क्वायर बाय 2t है। ये दो फार्मूलाज आपने पहले नहीं पढ़े हुए, इनको यहाँ पे नोट कीजिएगा और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिएगा। बस उसके बाद सीरीज और पैरेलल वाली मैंने कहानी सारी आपको सुनाई थोड़ी देर पहले, वो आप वही देखेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कहानी है वर्क डन की, पावर की। अब हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। 600 meter cube of water is pumped from a reservoir into a tank of 10 meter higher.
देन रेजरवायर इन 10 मिनट, व्हाट इज पावर डिलीवर्ड बाय द पंप। वाटर की वॉल्यूम गिवन है आपको 600 मीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है कितना 600 मीटर क्यूब, टैंक की हाइट कितनी है 10 मीटर, टाइम कितना है 10 मिनट का, 10 मीटर हाइट है। वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है W/T। वर्क डन को आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को mgh, हाइट की बात की है तो पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। mgh किसके इक्वल होता है, मैस इज इक्वल टू रो वी इंटू जी ओवर एच। क्या कहानी है ये, डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं किस तरह करके लिखता हूं ताकि कंफर्म हो सके कि ये वेलोसिटी नहीं है ये वॉल्यूम है। तो रो वी के इक्वल आएगा मैस, उसकी वैल्यू पुट हुई रो वी जी एच डिवाइडेड बाय टी। अब डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1000 10 पावर 3, वॉल्यूम कितना है 600, जी कितना है 10, हाइट 10 है, टाइम आपके पास 10 मिनट है, 60 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 100 किलोवाट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ कार प्रोपेलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर with its engine thrust of 1000 Newton. What is the power consumed in road friction? यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर, तो एफ वी कॉस थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम गिवन है तो फार्मूला ड्राइव किया आप लोगों ने, वॉल्यूम गिवन है तो ये 45 डिग्री में आप वॉल्यूम अपना स्पीड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। पी आपके पास 1000, यूनिट कन्वर्जन यहीं पे करेंगे, 45,000 किलो है तो 1000 आएगा, मीटर पर आवर है तो 36 से डिवाइड करेंगे, कॉस 30 डिग्री, तो आंसर आपके पास आएगा पावर का -125 किलोवाट। डिमेंशन ऑफ पावर आपके पास जो सा है वो पावर के फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। वर्क डन ऊपर एम एल स्क्र T-2 डिवाइडेड बाई टी है, तो पावर आपके पास आ जाएगी ml स्क्र T-3। बस हो जाती है इस टाइम में, अभी लेक्चर रिकॉर्ड करना पूरा नहीं हुआ, नहीं चल रहा है, मैं बाद में एडिट कर दूंगा। उसका पेट में गैस हो गया, नहीं मेरा तो एक्सरसाइज की वजह से ना आज रूटीन सही बनी है ना, 4 बजे खाना खाया, पेट खाली था उस टाइम पे। नहीं मुझे मोशन आ जाएगा। अब आगे चलते हैं वर्क एनर्जी की तरफ। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी होती है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ बॉडी होती है। ये मैंने आपके लिए स्टेयर्स बना दी। काइनेटिक एनर्जी के जितने पॉसिबल फार्मूलाज हैं वो सारे आपके सामने हैं। पोटेंशियल एनर्जी के जितने पॉसिबल सारे फार्मूलाज हैं वो एक अच्छे अंदाज में आपके सामने है। आपका काम है इनको नोट करना और इनसे फायदा उठाना। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² जनरल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। with respect to mass and momentum ratio p square over 2m, with respect to mass and velocity और momentum product, तो 1/2 pv रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर होती है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन p इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये सारे फार्मूलाज यहीं से प्रूव होते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कहाँ से निकलते हैं। थोड़ी सी अगर आप तवज्जो करें तो ये फार्मूलाज आपके प्रूव होंगे। अगर मैं एम वी इंटू वी लिखूं तो ये क्या बनेगा, मोमेंटम बनेगा, तो ये आपके पास थर्ड वाला फार्मूला बनता है। इसी तरह अगर ऊपर देखें एम पी वी आता है एम वी, तो दोनों तरफ आप जो सा है वो काइनेटिक एनर्जी को मैथ से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे, एम इंटू
काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, 1/2 एम स्क्र वी स्क्र। ये क्या बनेगा, पी स्क्र बनेगा, एम इधर आके डिवाइड होगा तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों ने पहले प्रूफ किया हुआ है और ये फार्मूला मैंने चैप्टर 3 में आपको प्रूफ करवाया था। तो अगर आपने किसी को चाहिए तो आप चैप्टर 3 वाले जो है वो लेक्चर्स को देखे जाके। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट, एमजीएच होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स नोट, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्यू डेल्टा वी के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रिक के अंदर क्यू डेल्टा वी से ही लिखी जाती है, उसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो वर्क डन मूव्स अलोंग द फील्ड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन, और अगर वो फील्ड के अगेंस्ट हो तो ये नेगेटिव वर्क डन कहलाता है। ये पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव का ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन कर दी गई है। वो ये है कि वर्क डन जब अगेंस्ट द ग्रेविटी की फील्ड जा रही है बॉडी, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो हमने नेगेटिव वर्क डन की एक एग्जांपल पढ़ रखी है, और अगर बॉडी टुवर्ड्स द डायरेक्शन आ रही है तो वो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज है, इफ मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 4i + 3j मीटर पर सेकंड, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो कुछ इस तरह से आप इसको निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v स्क्वायर के इक्वल होती है। v यहाँ पे नेट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी है, तो आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर आपके पास 9, 9 + 4 25, 16। तो 16 का अंडर रूट आपके पास आएगा 5। तो अब आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1/2 2 × 5 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है। तो यहाँ पर अब आप देखें एमसीक्यूज जो मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कभी आपने फर्स्ट ईयर में टेक्स्ट बुक में कोई सवाल नहीं किया होगा कि वेलोसिटी इस तरह भी गिवन हो सकती है। आगे चलिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 300%, देन व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। ये थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू और समझने वाला एमसीक्यू है। रीजन क्या है, काइनेटिक एनर्जी 300% है, तो परसेंटेज निकालें तो 1/100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। परसेंटेज का साइन जहां पे आ जाए उसका मतलब है 1/100 से आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 3 काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी में 3 गुना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 3 गुना ज्यादा बढ़ रही है, 3 टाइम ज्यादा बढ़ रही है, तो 3 काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये कितनी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी 4 के इक्वल। मोमेंटम के साथ आपने इसको रिलेट करना है, तो मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ अंडर रूट क्या है, डायरेक्ट का। हमारे वाले केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ग्रेटर है, तो मोमेंटम में भी 4 टाइम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर। तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा P डैश इज इक्वल टू 2P के। अब आप इसकी परसेंटेज निकाल लें, डेल्टा P ओवर P मल्टीप्लाई बाय 100%, चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, 2P माइनस P डिवाइडेड बाय P के इक्वल। ये आपके पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 100% के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। 2P माइनस P, P आ जाएगा, P से कैंसिल होगा, 1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 100% वाला। तो इस तरह से आप जो सा है वो इन वाले एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये वाला सारा कहानी, क्योंकि ये आपको समझना जरूरी है। तो बेटा देखें, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये हमें फाइनल वैल्यू निकालने के लिए सारी कहानी करनी पड़ी कि हमें नहीं पता था कि अगर 300% इंक्रीज आ जाए तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा। तो मोमेंटम 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, वो उसकी फाइनल वैल्यू होगी। इनिशियल और ओरिजिनल वैल्यू तो मोमेंटम ही है, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम लिखने के लिए आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी है। तो ये एक बड़ा अच्छा एमसीक्यूज है, और ये एमडी कैट के पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों को लाजमी प्रैक्टिस होने चाहिए। और यहाँ पर एक चीज की तवज्जो कीजिएगा, ये बाय 300% है, यहाँ पर इन 300% भी हो सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी में 300% चेंज आए, तो वो डिफरेंट चीज है। ये रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। मास अगर कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स के रिलेशन के होती है, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो वो अंडर रूट एम के इक्वल होती है। फिर मैंने आपको पहले भी समझाया कि यहाँ पर जो एमसीक्यूज बनते हैं वो स्ट्रेट एमसीक्यूज नहीं बनते। तो वो सीधा सीधा तो आपसे पूछेगा नहीं कि एक चीज कांस्टेंट है दूसरी निकाल के बता दो, वो आपसे रेशियोज पूछता है। तो जब मैसेज कांस्टेंट हो तो रेशियो मोमेंटम के स्क्वायर के इक्वल होती है।
जब पोटेंशियल मोमेंटम कांस्टेंट हो तो रेशियो मैसेज के इनवर्स के इक्वल होती है m2/m1। ये इनवर्स है, ऊपर 1 काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर m2 है, ये 2 काइनेटिक एनर्जी तो ये 1 है। और जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो मोमेंटम की रेशियो जो होती है वो मैसेज की रेशियो के स्क्वायर रूट के बराबर होती है। तो ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन जो है वो आपके बड़े काम आने वाला है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इससे फायदा उठाएं। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो आप अपने पास कोई भी जो बुक आपके पास अवेलेबल है उससे आप इसकी प्रैक्टिस डेवलप किया करें। पोटेंशियल एनर्जी के कुछ पॉइंट्स हैं। पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो होती है, कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं होती। आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पर जी पर मैक्सिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सेंटर पर जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की हाइट के ऊपर मैक्सिमम होती है, क्योंकि वहां पर जीरो जी की वैल्यू जीरो होती है। ये मेमोरी वाले पॉइंट्स हैं, ये आप लोग याद कर लेंगे। अब आ जाए एमसीक्यूज के ऊपर। Proton alpha particle and neutron are moving with same momentum. Which has least kinetic energy? अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन सेम मोमेंटम से ट्रेवल कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी कम होगी? देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m। तो मैस ऑफ प्रोटॉन कम होगा मैस ऑफ न्यूट्रॉन से, और मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल कम होगा इन दोनों से। काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ रिलेशन यहां से निकलता है इनवर्स रिलेशन। तो बस आप ये रिलेशन याद रखें, जिसका मैस कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका मैस ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोमेंटम जो है वो ग्रेटर देन होगी। वो क्या होगी? ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन के और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के। तो सबसे लीस्ट वाली उसने पूछी हुई है, तो वो आपके पास कौन सी है? अल्फा पार्टिकल। तो सबसे हाईएस्ट किसकी होगी? प्रोटॉन की होगी। तो ये दो एमसीक्यूज आपके यहाँ पर कवर होते हैं। इसका राइट आंसर है अल्फा पार्टिकल, क्योंकि लीस्ट वाली पूछी हुई है। आगे एमसीक्यूज है। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम? तो अगर सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी रेशियो किसके बराबर होगी? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रेशियो है, कैंसिल हो जाएगी। अंडर रूट 1/4 इज इक्वल टू 1/2 के इक्वल, तो रेशियो 1:2 के इक्वल आती है। अब 1/4 कहां से आया? आपके लिए ये कंफ्यूजन वाली बात होगी। तो मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सा है वो 4 गुना कम, मैस ऑफ प्रोटॉन 4 गुना ज्यादा होता है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर फिर हमने इलेक्ट्रॉन के मैस के साथ 4 लगा दी, क्योंकि इनवर्स के अंदर है। जब इनवर्स में आएगा तो वैल्यू जो सी है वो कम होती है, डिक्रीज होती है। तो हम कहते हैं कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सा है वो कम है मैस ऑफ प्रोटॉन से 4 गुना, या मैस ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से 4 गुना। तो इस वजह से यहाँ पर जो अंडर रूट के नीचे लिखा वो 1/4 लिखा जाता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारी बुक में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है, लेकिन याद रखिएगा जो असल फॉर्मेट है वो इसका क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन भी होता है, और टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अगर आप याद करें हमारी बुक में जब काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला सॉल्व किया गया था तो कहा गया था कि अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ प्लेन सरफेस। तो यहाँ पर हाइट क्या कर दी है उसने? हाइट जीरो कर दी है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसने यहाँ पर जीरो कर दी, और उसने पूरी किताब में कहीं पर इसका जिक्र नहीं किया है। आप लोग इसमें क्या करेंगे? वर्क डन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को याद करेंगे। वर्क डन के नीचे फॉर्मूलाज है। चेंज इन वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन की मैग्नीट्यूड लिखी एफ डी कॉस थीटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv(f²- mvi², और इसी तरह चेंज इन हाइट है तो mgh - mgh के इक्वल आएगा। हाउ मच इज वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 50 किलोग्राम बैग ऑफ बूस्ट थ्रू वर्टिकल हाइट ऑफ 1500 सेंटीमीटर? वर्क डन mgh, mass 50, g10, हाइट 0.5, तो आंसर आ जाएगा 250 जो। How much work is required to stack 5 bricks each of mass 2.5 किलोग्राम and thickness of 3 सेंटीमीटर on the table? आपके पास ये एक्सरसाइज में एक न्यूमेरिकल है बड़ा मशहूर, 4.3 है गालिबन, कि अगर आपको 10 ब्रिक्स अपलोड करनी है, उनका स्टैक करना है 10 ब्रिक्स का, 10 ब्रिक के स्टैक्स में एक ब्रिक की हाइट 6 मीटर है, तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करें। तो ये सेम वही सवाल है स्टैक्स वाला, ठीक है। वर्क डन mgh इस तरह से एवरेज ले लेंगे, हाइट की टोटल हाइट निकल आएगी,
और टोटल आंसर आपके पास 2.25 आएगा। यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये आपका काम है। आप ईच हाइट की थिकनेस 3 सेंटीमीटर है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट अच्छी बात है। सेंटीमीटर में करेंगे तो नीचे फिर आंसर में जाके आपको इसका रिजल्ट जो सा है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 2.25 किलो जूल। A loaded and unloaded bus are moving with same speed. Kinetic energy are both stopped by equal retarding force such that they cover S1 and S2. Ratio of distances must be, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, इक्वल रिटार्डिंग फोर्स है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इक्वल। F1 S1 इज इक्वल टू F2 S2 के फोर्सेस आर इक्वल, तो S1 S2 के क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो देखें ये कितना इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। अच्छा जी, लास्ट सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का। आइडियल गैसेस के लिए आइडियल केस है, बेसिकली ये इंटर कन्वर्जन ऑफ आइडियल केस है, ठीक है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला आपके पास mgh1 माइनस h2 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर, और v आपके पास क्या आएगा? v इज इक्वल टू 2/√gh। आइडियल केस के अंदर क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो जाएगी। तो एक तो केस है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और एक है वर्क डन इन फेवर ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर उसके लिए आएगा माइनस जी, और इसके लिए आपके पास आएगा प्लस एफ डी। ये फार्मूला से रिलेटेड है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इनसे एमसीक्यूज बहुत कम देखे गए हैं। ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और एस्केप वेलोसिटी वाला। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? यू जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एम। अगर बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ से फेंकी जाए और वो इनफाइनाइट पे चली जाए, तो फिर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये देखें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये स्मॉल आर टोटल डिस्टेंस है, तो आप इसको अर्थ के रेडियस से रिप्लेस करके कैपिटल आर कर देंगे, तो वर्क डन के ये पोटेंशियल एनर्जी के ये फॉर्मूला है। अब ये इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। व्हेन बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो आर इंक्रीज करता है, तो इसका मतलब है यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इस बात का मतलब क्या है? आपको तो नजर आ रहा होगा यू जी के साथ रिलेशन इनवर्स है, लेकिन भाई ये नेगेटिव वैल्यू है। -10, -20, -30, -40, -50। तो -50 ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी वैल्यू के अंदर, तो ये लार्जर इंपैक्ट क्रिएट करेगी, यानी जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी स्मॉलर होती है नेगेटिव नंबर के अंदर। तो जब आर इंक्रीज कर रहा होगा, तो यू की वैल्यू जो सी है उसका नंबर इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त हाइट के साथ फिर क्या होती है? बढ़ रही होती है, और उसकी नेगेटिव वैल्यू नंबर में तो वो बढ़ रही होती है, लेकिन उसका नेगेटिव का जो नंबर का असर है वो उतना ही क्या हो रहा होता है? कम हो रहा होता है। जितनी लार्जर वैल्यू नेगेटिव के अंदर, उतनी क्या होती है? वो स्मॉलर होती है। When a body falls toward the earth surface, तो आर डिक्रीज होगा, तो यू भी आपके पास क्या होगा? डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी का चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं टेबल से समझा देता हूँ, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने हाइट h1 से टेबल पर एक बॉल ड्रॉप की, दूसरे स्टूडेंट ने यहाँ से बॉल ड्रॉप की, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क होगा? दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में ये फर्क होगा कि इस शख्स ने टेबल को अपना रेफरेंस पॉइंट मान के आंसर निकाला, ठीक है, हाइट का, और इस शख्स ने जमीन को रेफरेंस मान के अपना आंसर निकाला, हाइट एच। तो यहाँ पर ये जब अपनी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेगा, तो ये टेबल की हाइट भी शामिल करेगा लाजमी तौर पे, एच डैश। तो जब टोटल हाइट दोनों की बराबर, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर। तो मतलब ये हुआ कि आप जो सा है वो कोई भी रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट अर्थ हो, आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी कर सकते हैं। आप अपनी एल्बो को बेंड करें, तो आपकी जो बो है, वो आपकी एल्बो जो नोब है, वो एल्बो नोब आपका पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, और उस लिहाज से आपकी जो रिस्ट है उसकी हाइट जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे।
तो रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का आप कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आखिर में पहले देख लें लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। चलें, अब ये आखिरी टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद व्हिच इट गोज आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वी एस्केप अंडर रूट 2 gm by r के इक्वल होती है। वी एस्केप अंडर रूट 2 g by r के इक्वल होती है। ये दो फार्मूला प्रॉपर आपने प्रूफ किए हुए। एमडी कैट में जाहिर आपने सिर्फ इनके फार्मूलाज याद रखने हैं। एमसीक्यूज इससे रिलेटेड जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर बॉडी जमीन से एस्केप करके चांद पे चली गई है तो अफेक्ट क्या होगा। तो बेसिकली भाई सिंपल सी बात है, जी की वैल्यू चांद पर 6 टाइम कम होती है, तो वो g डिवाइडेड बाय 6 आपके पास 1.6 समथिंग आंसर आ जाता है। तो फिर आप उस न्यूमेरिकल को 1.6 से किया करेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ में एक बात याद रखिएगा, ये अर्थ का रेडियस है। अर्थ के रेडियस से ऊपर कितनी हाइट के ऊपर वो बॉडी जाती है वो अलग आपको लिखनी पड़ेगी। आर है और ये एच है। ये फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? आर प्लस एच बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये दोनों फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फार्मूला तब है जब मैथ में चेंज की बात हो रही हो, और ये फार्मूला तब इस्तेमाल होता है जब जी में चेंज की बात हो रही हो। दोनों की डेरिवेशन करेंगे तो दोनों का आंसर आपके पास क्या है? एक जैसा है। तो स्टूडेंट, ये है आपका मुकम्मल चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर। तमाम तर कॉन्सेप्ट एक बड़े अच्छे अंदाज में आपको प्रेजेंट कर दिए गए हैं। अगर आपने इससे रिलेटेड डाटा लेना है तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर जाएं, सीखो ऑनलाइन के पेज को लाइक करें, शेयर करें, और उस पेज के ऊपर जो है वो आपको ये डाटा सारा अवेलेबल होगा। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं। और इस तमाम आपकी स्टडी से रिलेटेड आपको किसी टीचर की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे यहाँ पर मेल करके बता सकते हैं। आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। आज का लेक्चर यहाँ पर ये क्लोज करते हैं। हमारा नेक्स्ट आने वाला लेक्चर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 का होगा। तो आज यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज।